आपका सिविल सर्विस पे यूट्यूब चैनल पे। सो गाइज, आज का हमारा जो ये वीडियो है यह इंडियन पॉलिटी का वीडियो होने वाला है और हमारा आज का जो टॉपिक है वह है निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शंस कमीशंस। मस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। सो अगर आप इस वीडियो को बहुत ही कंसंट्रेट होकर देख लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि फिर आपको इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा कहीं से प्रयास करने की ज़रूरत है, क्योंकि कहते हैं कि इंडियन पॉलिटी का जो एम लक्ष्मीकांत है वह नोवेल के तरह है इंडियन पॉलिटी के लिए। सो इससे बाहर कुछ भी नहीं आता अगर आप तरीके से इसको खूब अच्छे से एनालाइज करके पढ़ लिया तो। सो वन टाइम का आपका इन्वेस्टमेंट होता है, जो भी करिए एक बार में तरीके से पढ़ लीजिए ताकि आपको बार बार परेशान ना होना पड़े। सो रिसोर्स के फॉर्म में एम लक्ष्मीकांत का यहाँ पर यूज है। सो आपके पास जो भी इंडियन पॉलिटी की बुक होगी आप उसको वहाँ से देख लेना, आप यहाँ से शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हैं। ओके, सो ये तो हो गई सारी वीडियो के बारे में बातें। सो निर्वाचन आयोग हमारा आज का टॉपिक है, इलेक्शंस कमीशंस। सो अंडरलाइन मैंने किया हुआ है पहले से, क्योंकि जो पिछले साल में संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग और वनडे एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चंस आ चुके हैं उसके आधार पे मैंने इसको अंडरलाइन कर दिया। तो ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस आप सुनते रहना। अगर आपके पास पेन कागज़ है तो प्लीज़ एक शॉर्ट नोट्स तैयार कर लेना। सो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। निर्वाचन आयोग एक स्थायी व स्वतंत्र निकाय है। ये डायरेक्ट क्वेश्चंस आया हुआ था, ठीक है, कि ये किस तरह का निकाय है। तो ये एक स्वतंत्र और स्थायी निकाय है। इसका गठन भारत के संविधान द्वारा देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के उद्देश्य से किया गया था। संविधान के अनुच्छेद 324, ठीक है। सो ये आर्टिकल याद रखना कि 324 आर्टिकल है के अनुसार संसद और राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति, संसद, राज्य विधानमंडल यानी जो राज्यों के चुनाव होते हैं, राज्य के अंदर का चुनाव नहीं कि जो पंचायती राज और नगर पालिका म्यूनिसिपल पार्टी का चुनाव होता है, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये जो राज्य के चुनाव होते हैं विधानसभा विधानमंडल के, उसकी बातें की जा रही हैं। एक में विधायक चुने जाते हैं और एक में एमएलसी चुने जाते हैं, जो कि राज्य लेवल पे चुनाव होता है, ठीक है। और एक होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव, एमएलए का चुनाव, वो एमपी का चुनाव होता है। और ये किसका चुनाव कराते हैं? राष्ट्रपति कराते हैं। उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचित के लिए संचालन, निर्देशन और नियंत्रण की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की होती है। सो इतने लोगों का जो चुनाव है वह इलेक्शंस कमीशंस ऑर्गेनाइज करता है, ठीक है। और जो राज्य का होता है ना इलेक्शंस कमीशंस, वो दो पद्धतियों को कराते हैं, जो कि राज्य के अंदर की चुनाव होती हैं, जैसे कि लोकल बॉडी, जो क्षेत्रीय बॉडीज का चुनाव होता है उनका होता है चुनाव उनके थ्रू, ठीक है। आगे उसको देखेंगे। चुनाव आयोग एक अखिल भारतीय संस्था है, क्योंकि यह एक केंद्र व राज्य सरकार दोनों के लिए समान है, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैं ये टॉपिक भी करा चुका हूँ एक वीडियो में। अब देखिए, जो चुनाव आयोग है तो भारत का जो इलेक्शंस कमीशन है वह किस तरफ झुकाव करता है। तो भारत का जो इलेक्शंस कमीशन है ना, वह संघीय व्यवस्था की तरफ झुकाव अपना रखता है। भाई संघ क्या होता है? संघीय व्यवस्था किसको कहते हैं? संघीय व्यवस्था वह व्यवस्था होती है जहां पर केंद्र और राज्य, ठीक है, जितने भी लेयर के संस्था होती हैं गवर्नमेंट की वो होती हैं, प्लस उसमें अपनी सबकी शक्तियां होती हैं। किसी भी शक्ति को कोई दूसरा उस पर हावी नहीं हो सकता, सबकी अपनी अपनी पावर बटी होती हैं। एकात्मक सरकार जो होता है, संविधान होता है, उसमें क्या होता है कि केंद्र चाहे तो अपनी सुविधा के अनुसार राज्य सरकार बना दे, क्षेत्रीय सरकार बना दे, लेकिन जरूरत पड़ने पर जो शक्ति होती है, जो प्रधानता होता है, वो केंद्र की मानी जाती है, वो होता है एकात्मक। तो देखिए, भारत का जो संघीय व्यवस्था है ना, जो इलेक्शंस कमीशंस है, वह संघीय व्यवस्था को ही दिखाता है। यहाँ पे देखिए साफ साफ बातें लिखी गई हैं कि अखिल भारतीय संस्था, क्योंकि यह केंद्र व राज्य सरकारों दोनों के लिए समान है, ठीक है। उल्लेखनीय है कि राज्यों में होने वाले पंचायतों और निगमों, जस्ट वेट, राज्य में होने वाले पंचायतों और निगम चुनावों
ठीक है। निगम चुनाव से चुनाव आयोग को कोई संबंध नहीं है। इसके लिए भारत के संविधान में अलग राज्य चुनाव आयोग की व्यवस्था की गई। देखिए मैं बाद में कह रहा था, तो देखिए एक राज्य चुनाव निर्वाचन एक है और एक है सेंट्रल के लिए। तो जो इलेक्शंस कमीशंस है, एक तो सेंटर के लिए काम करता है, जो सेंटर के द्वारा चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड की जाती हैं, और राज्य के जो चुनाव होते हैं वहाँ के लिए काम होता है। एक होता है राज्य निर्वाचन आयोग, जो कि लोकल बॉडीज़ का चुनाव कराता है। ठीक है, क्लियर। आगे चलते हैं, जस्ट वेट। क्लियर। संरचना क्या है इसका? तो संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार चुनाव आयोग के संबंध में निम्नलिखित उपबंध है। क्या क्या है? निर्वाचन आयोग मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों से मिलकर बना होता है। ठीक है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो होते हैं और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। यह क्वेश्चन सीधा सीधा स्टेट पीसेस में आ चुका है कि इनकी नियुक्ति कौन करता है। तो इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। लेकिन हाँ देखिए, राष्ट्रपति इनका नियुक्ति करता है, लेकिन ये राष्ट्रपति के अधीन प्रसाद पर्यंत पद नहीं होता है। ठीक है, जब कोई अन्य निर्वाचन आयुक्त इस प्रकार नियुक्त किया जाता है तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष के रूप में काम करता है। ओके, राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की सलाह पर प्रादेशिक आयुक्तों की नियुक्ति कर सकता है, जिसे वह निर्वाचन आयोग की सहायता के लिए आवश्यक समझे। ठीक है, निर्वाचन आयुक्तों व प्रादेशिक आयुक्तों की सेवा शर्तें पदावधि राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाएगी। ठीक है, 1950 से 15 अक्टूबर 1989 यानी 89 तक निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय, टाइमिंग याद रखना, हालांकि पूछता तो नहीं है इस समय, लेकिन आपको जानकारी के लिए बात याद रहे कि 1950 से 1989 तक जो निर्वाचन आयोग था वो एक सदस्यीय था। ठीक है, क्लियर के रूप में था, जिसमें केवल मुख्य निर्वाचन अधिकारी होता था। मत देने की जो न्यूनतम आयु थी वो 21 से 18 वर्ष करने के बाद 16 अक्टूबर 1989 यानी 1989 को राष्ट्रपति ने आयोग के काम भार को कम करने के लिए 2 अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति की। ठीक है, सो ये भी टाइमिंग याद रखना। इसके बाद आयोग बहुसदस्यीय संस्था के रूप में कार्य करने लगा, जिसमें 3 निर्वाचन आयुक्त हैं। आज के समय में जो इलेक्शंस कमीशन है वहाँ पे टोटल 3 निर्वाचन आयुक्त होते हैं अध्यक्ष को लेते हुए। ठीक है, हालांकि 1990 में 2 निर्वाचन आयुक्तों के पद को समाप्त कर दिया गया था और स्थिति एक बार फिर पहले की तरह हो गई थी। एक बार फिर अक्टूबर 1993 में 2 निर्वाचन आयुक्तों को नियुक्त किया गया। इसके बाद से अब तक आयुक्त बहुसदस्यीय संस्था के तौर पर काम कर रहा है, जिसमें 3 निर्वाचन आयुक्त हैं। ओके, मुख्य निर्वाचन आयुक्त व 2 अन्य निर्वाचन आयुक्तों के पास समान शक्तियां होती हैं। ये भी क्वेश्चंस आ चुका है। ठीक है, कि जो तीनों निर्वाचन आयुक्त होते हैं उसमें तो एक मेन होते हैं, बाकी जो 2 होते हैं उप होते हैं। तो क्या उनका शक्ति का? बिल्कुल नहीं, उनकी पावर दोनों सेम, तीनों की सेम होती है। ठीक है, उनके वेतन भत्ते दूसरे अनुभाग भी एक समान होते हैं, जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होते हैं। इसी स्थिति में जब मुख्य निर्वाचन आयुक्त व 2 अन्य निर्वाचन आयुक्तों के बीच विचार मतभेद होता है तो आयोग बहुमत के आधार पर काम करता है। जैसे मान लीजिए एक ए है, ये अध्यक्ष हो गए इलेक्शंस कमीशंस के, एक बी हो गए और एक सी हो गए। ठीक है, अब इसमें कोई विचार कोई फैसला लेना हुआ। ठीक है, तो इसमें जिस फैसले पे 2 की वोटिंग होगी, ठीक है, चाहे उसमें से ए प्लस सी की वोटिंग हो या बी प्लस ए की वोटिंग हो या सी प्लस बी की वोटिंग हो, ये मैटर नहीं करता कि अध्यक्ष का झुकाव किसकी तरफ है। इसमें 2 की वोटिंग जिस तरफ होगी वही फैसला माना जाता है। क्लियर, आगे चलते हैं। उनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है, जो पहले हो। ठीक है, और वे किसी भी समय त्यागपत्र दे सकते हैं या उन्हें कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व भी हटाया जा सकता है। ठीक है, स्वतंत्रता क्या है इनकी? संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार चुनाव आयोग के स्वतंत्र और निष्पक्ष कार्य करने की
लिखित उपबंध हैं। क्या क्या? मुख्य निर्वाचन आयुक्त को अपनी निर्धारित पदावधि में काम करने की सुरक्षा है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से उसी रीति रिवाज आधारों पर हटाया जा सकता है जिस रीति और रिवाज से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की बात होती है। ठीक है, अन्यथा नहीं। दूसरे शब्दों में दुर्व्यवहार या अक्षमता के आधार पर संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत संकल्प पारित करने के बाद राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाता है। ठीक है, वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर नहीं होता है, हालांकि उन्हें राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। ये क्वेश्चन सीधा सीधा आ चुका है, सो प्लीज़ आप इसको याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट नंबर है मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा की शर्तें में उनकी नियुक्ति के पश्चात उनके लिए अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। नंबर 3 है अन्य निर्वाचन आयुक्तों या प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्तों को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पे ही हटाया जा सकता है, अन्यथा नहीं। ठीक है, अब देखिए ये जो सेंटेंस है 3 नंबर, ठीक है, मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि मैं कुछ बताना चाह रहा हूँ। अन्य निर्वाचन आयुक्त या प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्त, ठीक है, को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर ही हटाया जा सकता है, अन्यथा नहीं। ठीक है, यानी देखिए ऊपर हम संघीय की बातें कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं फिर से एकात्मक की बातें हो रही हैं। ठीक है, राज्य को यहाँ पे पावर नहीं दिया जा रहा है, फिर से यहाँ पर एक यूनिटरी बॉडी है, उसी के फैसले को सर्वमान्य माना जाएगा, बाकी यहाँ पे किसी और को पावर नहीं दिया जा रहा है। ठीक है, सो देखिए अगर आप एक एक लाइन को बहुत समझदारी से पढ़े हैं ना, तो हर सेंटेंस में जहाँ जहाँ कंटेंट रिलेट होंगे ना, वहाँ वहाँ से आप चीज़ों को रिलेट कर सकते हैं। और जब आंसर राइटिंग और ऐसे राइटिंग करते हैं ना, तो ये प्रभाव, ये वेट आपके आंसर राइटिंग का दिखता है आपके कंटेंट में। ठीक है, आगे चलते हैं। हालांकि निर्वाचन आयोग को स्वतंत्र व निष्पक्ष काम करने के लिए संविधान के तहत दिशा निर्देश दिए गए हैं, लेकिन इसमें कुछ दोष भी हैं। क्या क्या है? संविधान में निर्वाचन आयोग के सदस्यों की अर्हता यानी विधिक, शैक्षणिक और प्रशासनिक, न्यायिक संविधान में निर्धारित नहीं है कि उनकी क्वालिफिकेशंस किस आधार पर होना चाहिए। नंबर 2, संविधान में इस बात का उल्लेख नहीं किया गया है कि निर्वाचन आयोग के सदस्यों की पदावधि कितनी है। नंबर 3, संविधान में सेवानिवृत्ति के बाद निर्वाचन आयुक्तों को सरकार द्वारा या अन्य दूसरी नियुक्तियों में रोक नहीं लगाई गई है। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैसेज। सारा आप अगर याद नहीं है तो कोई बात नहीं, बट ये नंबर 3 जरूर याद रखना। ये इस पे क्वेश्चंस पुटअप हुए हैं और हो भी सकता है, इसको याद रखना कि संविधान में सेवानिवृत्ति के बाद निर्वाचन आयुक्तों को सरकार द्वारा अन्य दूसरी नियुक्तियों पर रोक नहीं लगाई गई है। ठीक है, शक्तियां और कार्य। संसद राज्य के विधानमंडल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचन के संदर्भ में चुनाव आयोग की शक्ति व कार्यों को 3 श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है। नंबर 1 प्रशासनिक, दूसरा सलाहकारी, तीसरा अर्धन्यायिक। विस्तार व शक्ति व कार्य के प्रकार। संसद के परिसीमन आयोग अधिनियम के आधार पर समस्त भारत के निर्वाचन क्षेत्रों के भूभाग का निर्धारण करना। ऐसा नहीं कि बस चुनाव ही कराता है, बिल्कुल नहीं, ये परिसीमन भी करता है भौगोलिक परिक्षेत्र का। ठीक है। नंबर 2, समय समय पर निर्वाचक नामावली तैयार करना और सभी योग्य मतदाताओं को पंजीकृत करना। नंबर 3, निर्वाचन की तिथि, समय सारणी निर्धारित करना एवं नामांकन पत्रों का परीक्षण करना। नंबर 4, राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना और उन्हें निर्वाचन चिन्ह आवंटित करना। नंबर 5, राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करने और चुनाव चिन्ह देने के मामले में हुए विवाद को समाधान के लिए न्यायालय की तरह काम करना। सो ये देखिए टोटल 5 है, मस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप इसको प्लीज़ याद रखना। कभी कभी ऐसा पूछ लेता है कि इलेक्शंस कमीशंस के आप काम बताओ, क्या क्या और करता है इलेक्शंस कराने के बजाय। ठीक है। निर्वाचन व्यवस्था से संबंधित विवाद की जांच करने के लिए अधिकारी नियुक्त करना। नंबर 7, निर्वाचन के समय दलों और उम्मीदवारों के लिए आचार संहिता का निर्मित करना। नंबर 6, निर्वाचन के समय राजनीतिक दलों की नीतियों के प्रचार के लिए रेडियो और टीवी कार्यक्रम सूची निर्मित करना। संसद सदस्यों की निर्भरता से संबंधित मामलों पर राष्ट्रपति को सलाह देना। विधान परिषद के सदस्यों की निर्भरता से संबंधित मसलों पर राज्यपाल को परामर्श देना। रिंगिंग, मतदान केंद्र लूटना, हिंसा व अन्य अनियमितताओं के आधार पर निर्वाचन रद्द करना।
निर्वाचन कराने के लिए कर्मचारियों की आवश्यकता के बारे में राष्ट्रपति या राज्यपाल को से आग्रह करना। समस्त भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष कराने के लिए चुनाव तंत्र का पर्यवेक्षण करना। ओके। 14 नंबर है राष्ट्रपति को सलाह देना कि राष्ट्रपति शासन वाले राज्य में 1 वर्ष समाप्त होने के पश्चात निर्वाचन कराया जाए या नहीं। नंबर 15 निर्वाचन के मद्देनज़र राजनीतिक दलों को पंजीकृत करना, निर्वाचन में प्रदर्शनों के आधार पर उसे राष्ट्रीय राज्य स्तरीय दल का दर्जा देना। ठीक है। निर्वाचन आयोग की सहायता उप निर्वाचन आयुक्त करते हैं, वे सिविल सेवा से लिए जाते हैं। देखिए ये लाइन भी याद रखना, बहुत ही कंफ्यूजिंग ये पॉइंट है। ठीक है। सो इसको प्लीज़ याद रखना कि निर्वाचन आयोग की सहायता उप निर्वाचन आयुक्त करते हैं और वे सिविल सेवा से लिए जाते हैं। ठीक है। आयोग द्वारा उन्हें कार्यकाल व्यवस्था के आधार पर लिया जाता है। उन्हें आयोग के सचिवालय में कार्यरत सचिवों, संयुक्त सचिवों, उप सचिवों व अवर सचिवों द्वारा सहायता मिलती है। ठीक है। राज्य स्तर पर राज्य निर्वाचन आयोग की सहायता हेतु मुख्य निर्वाचन अधिकारी करते हैं, जिसकी नियुक्ति मुख्य निर्वाचन आयुक्त राज्य सरकारों की सलाह पर करता है। मैं रिपीट कर रहा हूँ इसको, राज्य स्तर पर राज्य निर्वाचन आयोग की सहायता मुख्य निर्वाचन अधिकारी करते हैं। ठीक है। राज्य स्तर पे जो निर्वाचन आयोग होता है उसका जो सहायता मुख्य निर्वाचन अधिकारी करते हैं, जिसकी नियुक्ति मुख्य निर्वाचन आयुक्त राज्य सरकारों की सलाह पर करता है। इसके नीचे जिला स्तर पर कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी होता है। वह जिले में प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन अधिकारी व प्रत्येक मतदान केंद्र के लिए पीठासीन अधिकारी नियुक्त करता है। ठीक है। क्लियर। सो आई होप कि आपको ये सेगमेंट एग्ज़ाम के रिलेवेंट लगे होंगे। सो देखिए इसमें जो आर्टिकल है ज़्यादा नहीं है, चिक चिक आर्टिकल में, सो गिने चुने आर्टिकल है। सो उसको प्लीज़ आप माइंड करना। और 324 आप भूलना मत, ये जो आर्टिकल 324 है और ये हमारा कंप्लीट इलेक्शंस कमीशंस का वीडियो हुआ। सो आई होप कि आप ये कंटेंट इंजॉय किए होंगे और आई होप कि आप पढ़े होंगे। बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप इसका एक शॉर्ट नोट्स बना लेना। ठीक है। हाल ये अपने आप में एम लक्ष्मीकांत स्वयं का अपना एक नोवेल है पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी का। आप एक छोटा सा शॉर्ट नोट्स बना लेना, क्योंकि जब एग्ज़ाम टाइमिंग आती है ना तो बुक कोई नहीं पढ़ता, आपके शॉर्ट नोट्स ही काम आते हैं। तो प्लीज़ इसको आप रिवाइज्ड मैक्सिमम टाइम करना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।